और पब्लिक गुड एंड सो आर मेड इलीगल, जैसे ट्रैफिक रूल का वायलेशन, है ना। और फिर है थर्ड है सम क्रिमिनल लॉज डिफाइन सर्टेन एक्ट एज क्राइम्स बट विदाउट एनी विक्टिम्स, दीज एक्ट्स डू नॉट कॉज हार्म और इंजरी टू अदर्स। गलत तो है लेकिन किसी और का कोई यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है, एंड आर नॉट मैलिशियस एज अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस आर। कैसे? एक ड्रग एडिक्ट, होमोसेक्सुअल एंड द ड्रंक आर एग्जाम्पल ऑफ सच डेविएंट कि आपने जो है सीधे तौर पर आपका आचरण तो गलत है लेकिन आपने हो सकता है दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक शराबी है, कीचड़ में नाले में गिरा हुआ है, उसने दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है उसका बिहेवियर भी एक डेविएंट कैटेगरी के अंदर आता है। बोर्ड क्या कह रहा है? देयर आर लॉज विच प्रोहिबिट एक्ट्स विच आर क्राइम एंड विलिंग विक्टिम्स, illegal gambling and prostitution are some examples in which the victim actively seek criminal services. What are the what all this implies is that some law prohibiting certain act may be based on general consensus and received remedy acceptance in the larger society. तो कुल मिलाकर क्या है कि अलग अलग डिग्रीज के हिसाब से जो है वो ऑफेंडर्स को और जो क्रिमिनल्स को जो है डेविएंट की अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया है। फिर बात आती है सिक, यानी कि बीमार। इसमें ये कह रहा है द कॉन्सेप्शन ऑफ डेविएंट एज सिक इज बेस्ड ऑन अ डिजीज मॉडल एंड डिफाइंड इन द पैथोलॉजिकल फ्रेमवर्क, है ना। अब इसके अंदर क्या है कि कई बार कोई इंसान बीमार होता है, चाहे फिजिकली मेंटली किसी भी वजह से, तो उसका जो आचरण है वो कुछ गलती करता है तो वो भी डेविएंट कैटेगरी में आएगा, लेकिन सोसाइटी का कहीं ना कहीं एक सिंपैथी होती है उसके साथ। अब कोई आपको एक सीधा साधा व्यक्ति जो है वो गाली दे दे या धक्का मार दे तो आप जो है एकदम से रिएक्ट करोगे। कोई पागल ऐसा करे तो आप कहोगे यार पागल है, पागल, छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं ऐसे। या कोई ड्रग एडिक्ट इस तरह से कर जाए, तो इस तरह से क्या होता है कि जो सिक है वो उसका बिहेवियर भी कहीं ना कहीं डेविएंट बिहेवियर में आता है, लेकिन उसके लिए कैटेगरी अलग तरह की रहती है। अब इसमें सीन फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट द एलिमेंट्स ऑफ willfulness and responsibility on the part of the deviant are removed. When defined as sick or abnormal, the reaction of society towards the deviant changes from punitive to treatment orientation. लोग सोचते हैं अरे नहीं नहीं यार इसको साइड में रखो, ये और किसी को ऐसा करेगा, आप तो रिएक्ट मत करो या इस तरह से। तो लोग जो है ये नहीं कहते इसको जेल में डालो, ये क्या है ऐसा है। तो ये क्या है, अलग अलग तरह की सोच होती है डेविएंट बिहेवियर को लेकर के। फिर बात आती है एलाइनेटेड। कार्ल मार्क्स में अपना थ्योरी ऑफ एलाइनेशन पढ़ा था, अलगाव, तो ये कुछ उसी तरह से है एलाइनेटेड। एलाइनेटेड यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ डेविएंट ऐसे होते हैं जो सोसाइटी से एलाइनेट किए हुए होते हैं, इनके उनको कोई मतलब ही नहीं है दीन दुनिया से, लोगों से, समाज से, है ना। और उनका आचरण जो है वो इस कैटेगरी में आता है। द डेफिनेशन ऑफ डेविएंट as alienated person focuses on certain categories of social dropouts। मेन बात सोशल ड्रॉपआउट, इनके समाज से जो अलग अलग हैं ड्रॉपआउट्स हैं, सच एज हिप्पो होते हैं कि वो ठीक है अपनी धुन में बाल बड़े में घूम रहे फिर रहे हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं। इन दी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी मैनी पीपल फील एक्सटेंजेड and isolated from the values and norm of society. They are confronted with the sense of powerlessness and meaninglessness. They feel impotent either to the control their environment or to determine the own fate. They rarely find an opportunity to express themselves as real as whole person, है ना। तो इसलिए there is a complete loss of individual meaning in the fact of vast, segmented, impersonal and uncontrollable social order. They are estranged फ्रॉम द नॉर्मेटिव ऑर्डर। तो कुल मिलाकर क्या है, वो अलग थलग टाइप के जो लोग होते हैं जिनको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है दूसरी चीज़ों से, या उनको कोई लगाव, उनकी कोई इच्छा, उनका कोई इंटरेस्ट कहीं पे होता ही नहीं है। और इस तरह से जो है, इस तरह के लोगों का जो बर्ताव है वो फिर क्या है कि कहीं ना कहीं
डेविएंट बिहेवियर की कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन की बात आ रही है। डेविएशन का जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है डेविएशन को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके लिए अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। इनकी कुछ लोग जो डेविएंट बिहेवियर करते हैं या अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डेविएशन को शो करते हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, उसको लेकर के बायोलॉजी किस तरह से इसको एक्सप्लेन करती है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है लोम्ब्रोसो की थ्योरी की। जो लोम्ब्रोसो जो है वो एक इटालियन फिजिशियन और साइकेट्रिस्ट हैं, लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो ने ये बात कही कि अपराधी जो होते हैं या जो डेविएंट बिहेवियर जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, मतलब पैदाइश से ऐसे होते हैं। उनके शरीर में कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो डेविएंट पर्सनैलिटी के साथ ही पैदा होते हैं, और उनका जो वर्क जो है उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से फिर वो हमेशा ही उसमें डेविएंस आपको दिखाई देगा ही देगा। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बॉर्न क्रिमिनल टाइप। हाँ, he said, इनकी लोम्ब्रोसो said, attention should be shifted from criminal act to the criminal, specifically to the physical characteristics of criminal. He was convinced that there was a born criminal type. His conclusion was based on comparison on 400 prison inmates with group of Italian soldiers. 400 लोगों के ऊपर उन्होंने बाकायदा स्टडी करी, और स्टडी की फाइंडिंग के ऊपर उन्होंने फिर अपना सिद्धांत दिया। और उन्होंने सिद्धांत देकर के देखो क्या चीज़ कही। लोम्ब्रोसो फाउंड दैट द inmates displayed certain physical abnormalities. लोगों की जो पर्सनैलिटी या जो शरीर की जो विशेषताएं हैं उनमें कुछ अबनॉर्मलिटी और डेविएशन, जैसे हेड साइज और शेप, आंखों का डिफेक्ट, रिसेडिंग चिन्स एंड एक्सेसिवली लॉन्ग आर्म्स। अगर किसी के अंदर है, जिसके शरीर की ये विशेषताएं आपको दिख रही है, तो आप ये मान करके चलो कि ये जो है वो डेविएंट बिहेवियर हो सकता है ना। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो अपनी जगह है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो शरीर की बनावट है वो तो अब बायोलॉजी से तय होती है, और आप जो है क्राइम या क्रिमिनल बन जाओगे या आपका बिहेवियर डेविएंट हो जाएगा। इसके पीछे जो है एज सच कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को बहुत एक्सेप्ट भी नहीं किया गया है। लोम्ब्रोसो की तरह ही एक और साहब हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फिजिशियन शेल्डन, अटेम्प्टेड टू लिंक बॉडी टाइप एंड बिहेवियर। मतलब आपके शरीर का आकार और संरचना कैसी है उससे कहीं न कहीं आपका बिहेवियर तय होता है। इन्होंने क्या है कि बॉडी टाइप को 3 टाइप के अंदर बांटा है। इंसान का जो फिजिक है, शरीर की बनावट है, उसको एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ में उन्होंने बांटा है। एंडोमार्फ हु इज सॉफ्ट, राउंड एंड यूजुअली फैट। मेसोमार्फ कौन होते हैं? हु इज मस्कुलर, स्टॉकी एंड एथलेटिक। और एक्टोमार्फ हु इज स्किनी एंड फ्रेजाइल, दुबले पतले कमजोर। अब इसमें वो ये कहते हैं कि ये जो शरीर की बनावट है उससे जो है ही एसोसिएटेड इस बॉडी टाइप्स विद सर्टेन टेम्परामेंटल एंड बिहेवियर टेंडेंसी। अब शरीर कैसा है उससे आपका जो है टेम्परामेंट तय होगा, ये बता रहे हैं। फिर उन्होंने आगे ये चीज़ भी कही, ही डिसप्रोपोर्शनेटली high percentage of criminals were found to be a one body type। इनकी जो मीजोमॉर्फ, इनकी जो स्टॉकी मस्कुलर टाइप के होते हैं वो जो हैं वो ज़्यादा क्रिमिनल टाइप के, डेविएंट टाइप के होते हैं। अब कितना सही है कितना गलत है भगवान जाने। फिर इसी तरह से एक और इंसान ने क्रोमोसोमल स्टडी भी करी। मोर रिसेंटली इट हैज़ बीन प्रपोज्ड दैट स्पेसिफिक जेनेटिक condition may be associated with crimes or physical violence. Some violent criminals have been found to have an extra chromosome. They have XYY. Normally X और Y होता है ना? Chromosomes rather than the usual XY. Other finding, however, XYY factor is not cause of deviation. तो किसी ने ये कह दिया कोई जो क्रिमिनल होते हैं उनमें तो जो क्रोमोसोमल जो
वेरिएशन भी देखने को मिलता है। उनके क्रोमोसोम में ये वाला एक्स वाई वाई होता है, एक्स वाई की जगह। तो ये भी एक बायोलॉजिकल वो एक्सप्लेनेशन है इसका, डेविएशन का, कि भाई आपका शरीर कैसा है, आप दिखने में कैसे हैं, उससे जो है वो एक मारवाड़ी में भी कहावत है, आपने सुनी होगी कि काना खोड़ा कायरा, इस तरह से सुना होगा आप लोगों ने, कि इनसे ये जो होते हैं ये थोड़े से डेविएंट टाइप के होते हैं। कितना जो सही है गलत है आई डोंट नो, लेकिन ऐसा हमारे सोसाइटी के अंदर भी ये इस तरह की कहावत प्रचलित है। खैर, फिर बात आती है साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की। फिजिक के बेस पे तो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आप जो है वो ये व्यक्ति क्रिमिनल होगा या नहीं हो सकता है, या होने की कितनी संभावनाएं हैं। फिर है साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किस पे फोकस करती है? ऑन द पर्सन हु एंगेज इन द डेविएंट बिहेवियर। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ले एम्फोसिस ऑन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल रादर देन द बॉडी टाइप। ऊपर वालों ने तो बॉडी टाइप के हिसाब से जो है वो डेविएंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते बताया। अब ये जो है माइंड टाइप के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना क्या है? पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, लर्निंग, गोल्स, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, विल पावर, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, स्ट्रेंथ, एंग्जाइटी, गिल्ट, एक्सेट्रा, ये सब जो हैं ये सब एक्सप्लेन करते हैं आपका जो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं पे ये तय करते हैं। Social psychologists often consider the social context of behavior in addition to these subjective factor, है ना? तो जो साइकोलॉजिस्ट में भी दो तरह के होते हैं ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट। तो ये क्या है, सोशल कंटेक्स्ट को भी साथ में जोड़ते हैं बाकी इन सारी चीज़ों के अलावा। तो कुल मिलाकर के ये लोग जो हैं ये साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि one group of psychological explanation associate deviance with sickness, arguing that deviance result from psychological abnormality to mental illness. For instance, it argues that mentally ill people take the drugs and excessive drinking. Mentally ill people may commit deviant act. Yet, this theory does not account for deviance among people who are not mentally ill or does not explain why some mentally ill people are not deviant. अब मान लो आप मेंटल इलनेस या फिर दिमाग के से कोई कमज़ोर और ऐसे व्यक्ति की अगर आप बात करो, तो अब सब तो नहीं होते हैं मेंटली इल हो, जितने दुनिया में लोग हैं सबके सब थोड़ी डेविएंट हो जाते हैं कोई। तो इसलिए यू हैव टू कंसिडर सम अदर फैक्टर ऑल्सो दैट वाई अ सर्टेन पीपल बिकम डेविएंट एंड वाई अदर्स आर नॉट डेविएंट। तो इसलिए क्या है कि इसमें ये ध्यान देने वाली बात है। फिर some other psychological explanations suggest that deviance result from frustration. When needs are not fulfilled, frustration results, which in turn leads to the aggression. Frustration over lack the money can lead to aggressive action, child abuse, robbery, murder. अब इसमें भी दिक्कत ये आ रही है कि भाई आपको फ्रस्ट्रेशन अगर कभी है तो उससे आप डेविएंट बिहेवियर करते हो, ठीक है। और बेचारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन होता है तो रो करके रह जाते हैं, तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं, वो तो नहीं डेविएंट बिहेवियर में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जाते हैं। तो इसलिए आप एक फैक्टर को जो है वो एक यूनिक फैक्टर नहीं मान सकते हो कि ये है तो हमेशा जो है वो होगा ही होगा, तो डेविएंट बिहेवियर ही होगा। तो इसलिए क्या है कि इन फैक्टर्स के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको भी साथ में लेना होगा। सेम इसी तरह से जो एक फ्रायड हैं, बड़े माने हुए साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ डेविएशन आर बेस्ड ऑन वर्क ऑफ फ्रायड। तो फ्रायड ने भी जो है वो इन थ्योरीज की बात करी है, लिंक डेविएशन विद डिफेक्ट ऑफ सुपर ईगो, और जो कॉन्शियंस है उसके बेस पर, और सुपर ईगो भी इनकी किसी इंसान का जो ईगो है, ईगो के बेस पर जो है उन्होंने बताया कि ईगो अगर किसी इंसान का इस तरह का है, अगर ईगो हर्ट हो गया किसी का, या सुपर ईगो जो है उसके ऊपर किसी व्यक्ति का जो कंट्रोल नहीं है, जैसे ना पीपल विद वीक ईगो वर सेड टू बी अनेबल टू कंट्रोल देयर इम्पल्स और फॉलो प्लान रेशनल कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये भी जो बायोलॉजिकल थ्योरीज है उनकी तरह इन्होंने वन डायमेंशनली चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि भाई माइंड जो है वो आपको डेविएंट बिहेवियर की तरफ ले जाता है। साइकोलॉजिकल जो है
नाउ वी आर रिज्यूमिंग। अब आ रही है बात सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गई, अब बात आ रही है सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की। यानी इस सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में ऑब्वियसली सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। किसी भी पर्सन को या उसके बिहेवियर को डेविएंट बिहेवियर कैटेगराइज करना हो तो उसमें कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर देखने में आएगा। सोशल फैक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें भी 4 इसमें कैटेगरीज बताई गई है। एक तो है एनोमिक थ्योरी, जो किस पे फोकस करती है, ऑन वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कल्चरली प्रेस्क्राइब्ड गोल्स एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ अचीविंग देम। है ना, हमारे कल्चर ने क्या है, कुछ गोल तय किए गए हैं और कुछ समाज के द्वारा तय किए गए रास्ते बताए गए हैं कि उन लक्ष्यों को कैसे हासिल करना है। जब इनमें डिफरेंस आता है तो इस तरह के बिहेवियर को डेविएंट बिहेवियर कहा जाता है। एक तो अप्रोच ये है। फिर है सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरीज। सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी जो है वो आपको ये बताती है कि हम जब समाज के अंदर रहते हैं, है ना, तो समाज में रहते हुए हम कुछ बिहेवियर को सीखते हैं। जैसे लॉम्ब्रोसो ने कहा कि डेविएंट बिहेवियर या डेविएंट जो पर्सन हैं वो जन्मजात होते हैं, क्योंकि उनका शरीर इस तरह का होता है इस हिसाब से। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि डेविएंट बिहेवियर जो है या आपराधिक व्यवहार जो है वो सीखा जाता है, वो पैदाइशी नहीं होता है। तो सोशियो कल्चरल ट्रेनिंग थ्योरी आपको यही बताती है कि आप लोगों के साथ में रह करके, उनकी संगति में या उनके साथ में रह करके डेविएंट बिहेवियर को सीखते हैं। तो ये लर्निंग की बात करता है। तीसरी थ्योरी लेबलिंग थ्योरी है। लेबलिंग थ्योरी इस बात के ऊपर फोकस करती है कि कुछ व्यक्तियों का जो व्यवहार है, जो आदतन अपराधी होते हैं, उनके ऊपर जब लेबल लग जाता है ना, तो उनका जो व्यवहार है, समाज उनके ऊपर लेबल लगा देता है, वो फिर कभी सुधरते नहीं हैं। और इस हिसाब से जो है, मतलब कुल मिलाकर के सोसाइटी का लगाया हुआ लेबल ये तय करता है कि इंसान डेविएंट है या डेविएंट नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या संघर्ष, ये वाली थ्योरी भी या ये बताती है कि कहीं न कहीं सोसाइटी के अंदर 2 तरह के ग्रुप होते हैं और वो उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे ये चीज़ तय होती है। एक पावरफुल होता है और एक दूसरा पावरफुल नहीं होता है। तो पावरफुल ग्रुप ये तय करता है कि दूसरे लोगों का जो बिहेवियर है वो करेक्ट है या डेविएंट है। तो ये 4 तरह के अप्रोचेस हैं यहाँ पर। एनोमिक, जैसा कि मैंने ये कहा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग अ जनरल थ्योरी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। एनोमी का जो लिटरल मीनिंग है वो है नॉर्मलेसनेस, जहाँ पे नॉर्म्स नहीं हों, वो लिटरली फिर एनोमी को बताता है। और एनोमी के अंदर मेन बात यही है, एनोमी रेफर्स टू द सोशल एंड कल्चरल कंडीशन इन विच देयर इज आइदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉर्म्स और एम्बिवेलेंट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स नॉर्म्स। रॉबर्ट मर्टन ने ये वाली थ्योरी दी है, जिसके अंदर मेन चीज़ यही है कि मर्टन ने ये चीज़ स्पेसिफाई करने की कोशिश की है कि सोशल एंड कल्चरल सिचुएशन विच जनरेट varying rates and types of deviant behavior in different social structures। तो अलग अलग सोसाइटी जो है उसमें जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी के, उसके हिसाब से जो वहाँ की जो कल्चरल सिचुएशन है उसके बेस पर ये तय होता है कि इंसान का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल बिहेवियर है या डेविएंट behavior. To develop his theory of anomy and deviant behavior, Merton identified 2 important elements of social and cultural structure. First, उन्होंने कहा है, let us take the cultural goals, purpose and interest. These culturally prescribed goals are held out as legitimate objectives for all members of society. ठीक है? The members are supposed to strive for these objectives. सोसाइटी में क्या है, कुछ ये तय करती हैं गोल, पर्पज, इंटरेस्ट। और फिर क्या है, सेकंड चीज़ क्या कह रहा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑल्सो प्रोवाइड द एक्सेप्टेड मोड और वेज ऑफ रीचिंग दिस गोल। एक तो गोल है, दूसरा उस गोल पर पहुंचने का जो तरीका है। अब समाज ने गोल ये तय कर दिया कि साहब अमीर इंसान जो है उसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। अब उस अमीरी को प्राप्त करने का जो तरीका है, अमीर हर कोई होना चाहता है, कोई मेहनत करके होता है, कुछ अपराध करके होता है। तो ये जो अलग अलग रास्ते अपनाए जाते हैं
उसके हिसाब से फिर क्या है कि ये सोसाइटी तय करता है कि भाई किसका रास्ता सही है और किसका डेविएट है। तो ये सोसाइटी के जो कल्चर हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उनसे ये चीज़ें तय होती हैं। जैसे हमारे जो मैंने येलो मार्क भी किया है, वंस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन आवर कंट्री such as equal opportunity to all are held before citizens. The level of aspiration raised and the existing inequitable social structure, resentment and frustration, the socially structured strain are likely to occur and lead the higher rate of crime, vandalism and violence. तो सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन ने तो आपके सामने जो है ये चीज़ें रख दी है, कुछ लेवल जो हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए फिर कहीं न कहीं जो है एक एग्जिस्टिंग जो अनइक्वालिटी है सोसाइटी की, उस वो फिर क्या होती है कि उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। क्योंकि दुनिया के सारे लोग जो हैं, अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो रख दिया है, लेकिन उस गोल्ड मेडल को अचीव करने के लिए लोग सारे एक जैसे एक ही कैपेबिलिटी के तो नहीं होंगे ना। तो अलग-अलग कैपेबिलिटी के लोग होंगे, तो फिर हो सकता है कि उनके अंदर फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन होगा या कहीं न कहीं फिर एक दिक्कत आएगी जो कहीं न कहीं उनको डेविएंट बिहेवियर की ओर लेकर के जाएगी। फिर ये लर्निंग थ्योरी जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये सीखने से आती है। डेविएंट बिहेवियर सीखने से जो है इंसान लेता है। इसके अंदर सब कल्चर और कल्चर ट्रांसमिशन थ्योरी है। उसमें ये बताया गया है इस वाली थ्योरी के अंदर कि इंसान जो है किसी सोसाइटी के अंदर, किसी कल्चर के अंदर जब रहता है, तो रहते हुए क्या होता है कि दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, तो 2 तरह के लोग हैं। जैसे सोसाइटी के अंदर जनरली क्या होता है कि कुछ बुरे लोगों की संगति में अगर कोई आ जाए, जैसे कुछ बच्चे तो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो हमेशा पढ़ कर के पास होने में यकीन रखते हैं, और वहीं सोसाइटी का सब कल्चर कुछ इस तरह का है कि उसके अंदर कुछ लोग जो है पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो हमेशा नकल मार करके ही पास होना चाहते हैं। तो नकल मारने वाले फिर हमेशा क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करते हैं। वो उनको इसी तरह से समझाने की बात करता है, अरे कोई मतलब नहीं है, ऐसे थोड़ी पास होते हैं, हमारे साथ रहे, हम बताते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक ही कल्चर के अंदर 2 तरह के कल्चर डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो फिर सोशली जो एक डिसअप्रूव वाला जो कल्चर है, उसको वो सही बताने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल भी इसके अंदर दे रखा है कि जैसे सम ऑफ क्रिमिनल, डेलिक्वेंट, होमोसेक्सुअल और ड्रग एडिक्ट may constitute specific group of deviant, each of which have some attitudes, beliefs, values, behavior pattern shared by respective member। वो फिर क्या अपना ये एटीट्यूड रखते हैं और दूसरों को भी यही सिखाते हैं। फिर आती है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, ये सदरलैंड की थ्योरी है, और इसमें उन्होंने ये बात बताने की कोशिश करी है, ही ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन व्हाई आर सम पीपल अट्रैक्टेड टू डेविएंट बिहेवियर व्हाइल अदर्स आर नॉट। अब सोसाइटी के अंदर इंसान सीख करके डेविएशन की तरफ जाता है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन सब एक जैसे तो नहीं होते। अब आप कोई इंसान किसी के साथ में रहने से सब एक जैसे थोड़ी बिगड़ते हैं, कोई अलग अलग तरह से बिगड़ते हैं ना, कोई बिगड़ता है कोई नहीं बिगड़ता। तो ये वाली बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। मतलब आप इसके साथ में एसोसिएट भी होते हो, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर डिफरेंट तरीके से पड़ता है। तो इसके अंदर इन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है कि वेरिएशन ऑफ ग्रुप इन्वॉल्वमेंट्स आर नोन एज डिफरेंशियल एसोसिएशन। तो किसी इंसान के ऊपर किसी के एक्सपोजर का जो फ़र्क है बहुत ज़्यादा पड़ता है, किसी के ऊपर कम पड़ता है। तो इस हिसाब से फिर क्या है कि कुछ लोग जो है वो डेविएंट बिहेवियर की तरफ मूव कर जाते हैं और कुछ जो है वो नहीं करते हैं। फिर आ रही है बात लेबलिंग थ्योरी की, जिसका मैंने कहा था कि समाज जो है कुछ लोगों के ऊपर लेबल फिक्स कर देता है कि ये जो है लेबलिंग थ्योरी लुक्स लाइक स्पेसिफिकली एट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबलिंग अ पर्सन डेविएंट। एक बार किसी पे छाप लग गई कि ये अपराधी है, ये डेविएंट है, तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं उसके ऊपर बात की जा रही है। फिर उसका जो है टोटली बिहेवियर इसी तरह का रहता है, वो अगर सुधरना भी चाहे तो उसको सुधरने दिया नहीं जाता है, या सोसाइटी की जो अप्रोच इस इंसान की तरफ होती है वो हमेशा कुछ इस तरह की होती है कि वो हमेशा ही उसको एक डेविएंट पर्सन की तरह ही ट्रीट
करते हैं। कुल मिलाकर की बात इसके अंदर यही है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आर्ग्यू किस पे करती है? मोस्ट सोसाइटीज हैव मैनी ग्रुप, है ना, ज़्यादा ग्रुप, विच हैव डिफरेंट ओपन कॉन्फ्लिक्ट वैल्यूज। अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग तरह के वैल्यूज होते हैं, अलग अलग तरह के उनकी सोच होती है, और जो पावरफुल पीपल हैं, पावरफुल पीपल इम्पोज देयर ओन इंटरेस्ट ऑन अदर्स। अब मान लीजिए कोई सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो एलिट हैं, पावरफुल हैं, तो वो क्या है कि इसी तरह के नॉर्म बनाते हैं या इसी तरह के टर्म्स को डिक्टेट करते हैं जो उनके फायदे में, अपने फेवर में वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, और वो दूसरे लोग जो कि उनके अगेंस्ट में होते हैं उनको फिर क्या है कि वो एज डेविएंट डिफाइन करते हैं, और जो जो चीज़ें उनके हिसाब से होती हैं उनको वो सही मानते हैं। तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात है। क्या कुल मिलाकर के तो यही है। और इसके अंदर अगर आप कुछ, आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ पूजा, बोलो। सर टॉपिक तो समझ में आ गया बट लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि सोशल डेविएंस एज अ सोशल प्रॉब्लम इन राजस्थान कहाँ आया इसमें। हाँ, सोशल प्रॉब्लम एज राजस्थान नहीं है ये, है ना। तो ये इंक्लूड क्यों किया है फिर इसमें? इंक्लूड ये गलत किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि सोशल डेविएंस जो है, सोशल डेविएंस जो है वो अपने आप में एक थ्योरेटिकल फिनोमिना है। डेविएंस जो होता है वो एक कहीं ना कहीं इंसान का जो एक बिहेवियर पैटर्न है ना। और डेविएंस तो वैसे दुनिया की किसी भी सोसाइटी के अंदर देखने को मिल सकता है। इसलिए पर्टिकुलर इन राजस्थान के हिसाब से जो है इसका कोई लॉजिक नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसको पर्टिकुलर इन राजस्थान के हिसाब से जो है क्यों दिया गया है। कारण इसका ये है कि डेविएंस तो दुनिया में हर जगह होता है, तो राजस्थान में भी होता है, राजस्थान में भी इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं। तो अपन जो है इसको एज ए थ्योरी, एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेविएशन जो है इसको यहाँ पे अपन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके सर, और सर इसमें ना आपने क्रिमिनल जो टाइप्स ऑफ सोशल डेविएंस था उसमें टाइप्स पढ़ाए थे क्रिमिनल, तो ये सोशल डेविएंस, क्रिमिनल, करप्शन, ये तो खुद थर्ड पॉइंट है उसका, यूनिट का, तो आपने इन्वॉल्व कैसे किया क्रिमिनल इसमें? किसके अंदर? ये इसमें एक हाँ ऊपर टाइप्स आएगा ऊपर ही ऊपर आ रहा क्रिमिनल। है वो हाँ जी सर। वो डेविएशन के टाइप्स जो आ रहे हैं उसके अंदर ना, हम्म। ये 5 जो टाइप आ रहे हैं डेविएंट्स के, उसके ये वाला ना, हाँ जी सर, हाँ जी सर। क्रिमिनल डेविएंट डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू द लीगल कोड। तो अब इसके अंदर यही है ना कि कुल मिलाकर के जो टाइप ऑफ डेविएंट्स हैं, कुछ तो फ्रीक हैं, कुछ जो है धर्म के आधार पर हैं, कुछ कानून के आधार पर हैं, क्रिमिनल लॉ के आधार पर हैं, है ना, और कुछ जो है अपनी मेंटल और पैथोलॉजिकल सिकनेस के हिसाब से हैं, और कुछ जो है दुनियादारी से अलग तरह के हैं। तो इसमें आपको क्या दिक्कत क्या आई? तो सर हमने ये टॉपिक एज अ टॉपिक पढ़ा है ना कि सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं ये ना ना एक्सेप्टेड है ना, सोसाइटी के द्वारा। वो बिल्कुल अलग चीज़ है आपका, वो अलग टॉपिक आएगा उसका, तो क्राइम एंड क्रिमिनल्स का। ये बता रहे हैं कि देखो डेविएंस जो होता है ना, सोशल डेविएंस या डेविएंट बिहेवियर जो होता है वो अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है कि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये इस एस्पेक्ट को यहाँ पे इसलिए लेने की कोशिश की है कि जो क्राइम और क्रिमिनल्स है वो भी इसका पार्ट है ना। लॉ के अगेंस्ट या जो कोडिफाइड लॉज हैं या क्रिमिनल लॉज है उसके अगेंस्ट में जो इंसान का बिहेवियर है वो भी इसकी कैटेगरी के अंदर आता है। ओके सर, थैंक यू। और